हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर। उसमें आज टॉपिक है पॉलिटी का लेंगे और ये आज डे नंबर 4 है। ठीक है, वैसे तो डे नंबर 64 है, लेकिन अगर पॉलिटी सेक्शन में देखा जाए तो डे नंबर 4, क्योंकि डे 1, 2 और 3 डे नंबर 3 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के चेक कर लेंगे। और इसका हिस्ट्री भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, जूनियर टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट का जो आता है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी चल रहा है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और आज का टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो और सही कथन 1, 2 और 4 है, दो देख लेते हैं, बाकी जो गलत रहेगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो बिल्कुल सही है। और संसद राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक ही सीमित कर सकते हैं, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी सही है। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के बदले सशस्त्र विद्रोह का शब्द को प्रतिस्थापित किया था, तो 42वें संविधान संशोधन में नहीं है फ्रेंड्स, वो 44वें संविधान संशोधन में होगा, इसीलिए वो गलत है। देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा या युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। ध्यान तब है कि राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अगर उन्हें खतरा की आशंका हो। दूसरा भी सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के किसी निर्दिष्ट भाग तक सीमित रखने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है, मूल रूप से अब संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था। इसलिए 1978, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जो एग्जाम अभी आने वाला है ना बीपीएससी प्री का, तो उससे पहले आप ये देख लेंगे एक रिवीजन के तौर पे। ये काफ़ी हेल्प करेगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें सब कुछ हमें जितना ज़्यादा टेस्ट और करंट पढ़ना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए, तो जो 90 डेज प्लानर है ना, वो रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बीपीएससी के लिए नहीं फ्रेंड्स, ये आपको बीपीएससी ट्री या जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं ना, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सब एग्जाम में आपको पॉलिटी हिस्ट्री पूछता ही है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति कर दिया, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा लिया गया है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावपूर्ण होने या यह घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होने या बेतुकी या विस्तृत होने के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और दूसरा है, आपातकाल की अवधि को राष्ट्रपति की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला गलत है और दोनों गलत है इसमें फ्रेंड्स, जिसमें इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर, ना कि 2 महीने के भीतर, तो इसलिए वो पहला गलत हो गया था कि भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मूल रूप से संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी जाने वाली अवधि 2 महीने थी, लेकिन 1978 के
44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कम कर दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा भी गलत था कि यदि संसद में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन के लिए यह प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी जोड़ा गया था। इससे पहले संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकाल तब तक लागू रह सकता है जब तक कार्यकारी कैबिनेट चाहे। ठीक है। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और इसमें पूछ रहा है सही कथन को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत से और उस सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन या सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अर्थात पहला क्या है, तो उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और उस सदन के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से होना चाहिए। यह विशेष बहुमत प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। पहले इस तरह के प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाता था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही पूछ रहा है। तो इसमें सही कौन है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है सी, जिसमें 1, 3 और 4 सही है, तो वो पढ़ लेते हैं। जो गलत है उसको डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, तो ये तो सही है। और संसद को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए विशेष संदर्भ राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। और संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा गलत क्यों है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो इसे गलत है। फिर से राष्ट्रपति वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देशन देने का हकदार हो जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद सत्र में ना हो, तो ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का विधेयक कितने में होता है फिर, तो इसका आर्टिकल है 1, 2, 3। ठीक है। और अगर राज्यपाल के पूछा जाए तो 2, 1, 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की घोषणा के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो इसमें दोनों सही है। ठीक है। तो आपातकाल की घोषणा या इसके जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और दूसरा है, आपातकाल की घोषणा या इससे जारी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा उसे सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की वापसी का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस मामले में घोषणा की निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर पूछे तो इसमें कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो आपातकाल की वापसी राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा की जाती है केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, केवल यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि आपातकाल की वापसी राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा की जाती है या केवल किया जाता है या लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, जबकि घोषणा प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है,
वापसी प्रस्ताव को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाना है, जबकि घोषणा प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाना है चाहिए। देख ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संसद को निम्नलिखित में से किस अवधारणा असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें दो सिर्फ सही है, पहला दूसरा गलत है। तो इस राशि का राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषय पर आदेश जारी कर सकते हैं यदि संसद का सत्र न हो। दूसरा सही था कि यदि राज्यसभा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाए तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। ऐसा प्रस्ताव उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। और क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि स्टेट का प्रतिनिधित्व ही प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए वो अगर बोलते हैं तो राज्य सूची पे भी कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल नहीं के दौरान संसद राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति से ही की जा सकती है, न कि केवल प्रधानमंत्री के सलाह पे। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और केवल मंत्रिपरिषद अगर लिखित देता है ना, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपातकालीन लगा सकते हैं, न कि केवल प्रधानमंत्री बोले और आपातकाल लगा दे। तो ये गलत है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि वे अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना आपातकाल की घोषणा कर दें। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा अकेले निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए यह सुरक्षा उपाय पेश किया था। नेक्स्ट है 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को पुनः शामिल कर दिया गया है। मिनर्वा मिल्स जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दुर्भावपूर्ण होने या यह घोषणा पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होने या बेतुकी या विकृत होने के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये पहले हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सही है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। तो इसका आंसर ए सही था। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मकता में बदल देता है। तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा गलत था कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि संविधान इस प्रावधान के आपातकाल को दर्शाने के लिए आपातकाल की घोषणा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि संविधान में क्या, तो संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो ये दोनों सही है। आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर, कितना, तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और दूसरा है आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स वही आपको डिस्क्रिप्शन में रिपीट किया है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ सही आंसर पूछ रहा है, तो सही आंसर 1 और 3 है। तो जो 1 और 3 देख लेंगे क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र
केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने की तरीके के बारे में निर्देशित देने का विस्तारित होती है, तो ये सही है। और दूसरा तो गलत था, तीसरा में इसका बी है। तीसरा है क्या, तो जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो ये होगा 20 और 21। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को यह निर्देशन देने तक विस्तारित होती है कि उसकी शक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाना है। सामान्य समय में केंद्र किसी भी राज्य को केवल कुछ निर्दिष्ट मामलों पर ही कार्यकारी निर्देशन दे सकता है। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य को विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। उल्लेखनीय रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि सत्र न चलता हो। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना, तो केवल 2 सही है। तो अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है जबकि अनुच्छेद 359 पूरे देश या उससे किसी एक हिस्से पर लागू हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित है जिसका परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से द्वारा निलंबन किया गया था। ठीक है। दूसरा है, अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है जबकि अनुच्छेद 359 देश या पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित कर देता है जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार नहीं देता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने और देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दूसरा है, तो वो सही है। और दूसरा में है कि यदि अनुमोदित हो तो यह 6 महीने की अवधि के लिए चल सकता है लेकिन इसे 3 साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम 6 महीने, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है आपातकाल फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। वो भी राष्ट्रीय नहीं, राज्य में जो होता है उसका राष्ट्रपति शासन के बारे में बोल रहा है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जाता है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में है 1 और 2 ये जो हम लोग देख लिए थे। तीसरा क्या है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय घोषणा ये द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऐसा घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तब होता है जब किसी पार्टी का नेता विधानसभा के अधिकांश सदस्यों के समर्थन पत्र प्रस्तुत करता है और सरकार बनाने का दावा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो केवल 1 सही कथन है जिसमें अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य किसी राज्य के संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ठीक है, तो पहला सही है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य किसी राज्य के संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यह वह कर्तव्य है जिससे पालन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति का आदेश स्वतः ही राज्य विधानमंडल को निलंबित कर देता है और भंग नहीं, निलंबित कर देता है फिर क्योंकि भंग नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा का न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
और दूसरा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो सही कथन है तो वो गलत है फ्रेंड्स। और धर्मनिरपेक्ष विरोधी राजनीति करने वाली सरकार राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले राष्ट्रपति की घोषणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, लगभग 8 बार हुई है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है। और राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए और राष्ट्रपति की कार्रवाई को अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है यदि यह अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित है, यदि दुर्भाग्यपूर्ण या विकृत पाया जाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी विशेषताओं में सरकार अनुच्छेद अनुसार में एक है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति करने वाली राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तेलंगाना में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तेलंगाना 2 जून को ही बना है। और वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देशन जारी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। तेलंगाना एक नया राज्य है, यहाँ कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। और वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का परिणाम यह इस प्रकार है। पहला क्या है, तो केंद्र की कार्यकारी शक्ति ए में किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देती है जो इसके द्वारा निर्दिष्ट है। और बी में क्या है, तो ऐसे निर्देशक देना जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक और पर्याप्त समझे। दूसरा, ऐसे किसी भी निर्देशक में ए में क्या है, तो राज्य में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती की आवश्यकता वाले प्रावधान शामिल हो सकते हैं। और राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को आरक्षित करना है। राष्ट्रपति संघ में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों को वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देशन जारी कर सकते हैं। और बी में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी ये लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव है, तो इसमें क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं, तो इसका आंसर है इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, इसका आंसर है डी, कोई भी सही नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम इस प्रकार है, तो पहला क्या है, तो केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने और आवश्यक और पर्याप्त निर्देशक जारी करने का निर्देश देती है। दूसरा है, निर्देशकों में राज्य में कर्मियों के वेतन और भत्ते में कटौती, राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक का आरक्षण और संघ की सेवा करने वाले कुछ कर्मियों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देशन जारी करना शामिल हो सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले कर्मियों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देशन जारी कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्रीय वित्तीय मामले में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, तब तक कोई वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो इसमें सी आंसर होगा, दोनों सही है। तो संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान देने की शक्ति दी गई है और संविधान असम के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्र के कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान का भी प्रावधान करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों वही चीज रिपीट किया है। नेक्स्ट, संविधान कुछ ऐसे विधेयक निर्धारित करता है जिन्हें केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक उपयुक्त श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा विधेयक जो राज्य के बीच धन के वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन करने वाला विधेयक, कोई भी विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट कर पर कोई अधिभार लगाता है, और कोई विधेयक जो ऐसा कर लगाता है जिसमें राज्यों की रुचि है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी सही है, बाकी सभी गलत है। तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो राज्यों के बीच धन के वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुशासित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाता था बी में क्या था? तो 7वीं अनुसूची में संशोधन एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश किया जाता है और इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के किसी विशिष्ट कर पर कोई अधिभार लगाता है तो उसे संसद में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से की भी आवश्यकता होती है। कथन डी भी गलत था क्योंकि कोई विधेयक जो ऐसा कर लगाता है जिसमें राज्यों की रुचि हो, इसका अर्थ है कि शुद्ध आय या शुद्ध आय का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी राज्य को सौंपा जाता है या भारत के समेकित कोष के लिए किसी राज्य को दे होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछा गया है कि कौन से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो शुद्ध आय का अर्थ कर या शुल्क की आय से केवल संग्रह की लागत घटाना है। और कथन 2 भी गलत है क्योंकि कर या शुल्क की शुद्ध आय भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा द्वारा निर्धारित की जाती है जहां उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन सी होगा जिसमें 2 है। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कंपनियों को इस करों का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय संपत्ति को राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से अस्थायी रूप से छूट नहीं दी जाती है। संसद इस प्रतिबंध को हटा सकती है। नेक्स्ट है, कथन दूसरा भी गलत था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कंपनियों को इन करों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हें अलग कानूनी संस्थाएं माना जाता है। तीसरा भी गलत है कि किस राज्य में स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दी जाती। किसी राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट दी जाती है, लेकिन संसद राज्य के वाणिज्य संचालन के मामले में कर के संग्रह का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। सही कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया बी, दूसरा सही है। ARC ने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्र सरकार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग नियुक्त किए एवं MC शीतलवाड़ समिति ने 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु सिफारिश करने हेतु किए गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है माफ कीजिएगा ARC ने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश करता है। इससे यह भी सिफारिश की है, क्या क्या की है? तो सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले गैर पक्षपात रवैये वाले लोगों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यों को अधिकतम शक्ति का हस्तांतरण, राज्यों को केंद्र पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करना और राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती। और इन सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अभी बहुत गर्मी है और मैं फिर भी बना रही हूँ गर्मी में बैठ के। फ़ैन AC कुछ भी नहीं है अभी यहाँ। मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकती क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं जाएंगे। तो मैं काफ़ी गर्मी में और पसीने टपक रहे हैं और इसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कथन को चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा है? तो केवल एक है गलत कथन, तो एक को छोड़ देते हैं, बाकी तीनों को कवर कर लेते हैं। और एक गलत क्यों है वो देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्षेत्रीय परिषद में प्रत्येक क्षेत्र के मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासनिक शामिल होते हैं। तो पहला इसीलिए गलत था क्योंकि उसमें लिखा होता है कि क्षेत्रीय परिषद में प्रत्येक क्षेत्र के राज्यपाल और 2 अन्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासनिक शामिल होते हैं। तो इसलिए पहला गलत था।
दो या अधिक क्षेत्रीय परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषद का सामान्य अध्ययन नामित किया गया है और क्षेत्रीय परिषदें भारत सरकार की सिफारिश से दी गई है। तो गलत सिर्फ डी था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जिसमें गलत सिर्फ एक था। इसमें देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए दो या अधिक क्षेत्रीय परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित करने का भी प्रावधान है। कथन 3 भी सही था कि केंद्रीय गृह मंत्री को सभी 5 क्षेत्रीय परिषद का सामान्य अध्यक्ष नामित किया गया है। प्रत्येक मुख्यमंत्री 1 वर्ष के रोटेशनल द्वारा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और ब्रिटिश और क्या है, तो कथन 4 भी सही है कि क्षेत्रीय परिषद भारत सरकार और संबंधित राज्य की आर्थिक, सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यक विवाद, सीमा विवाद आदि के बारे में सिफारिश दे सकती है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है सही कथन, तो सही कथन केवल 1 और 3 है। इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना करना चाहता है और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा गलत है क्योंकि इसके सदस्य असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में शामिल है, तो ये सही है। और तीसरा क्या था कि इसे क्षेत्रीय परिषद के विपरीत एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करनी होती है, जहां अलग अलग योजनाएं संबंधित क्षेत्रीय परिषद द्वारा तैयार की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा सही कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 दोनों सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब वह संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है। आपातकाल की घोषणा किसी भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका और वास्तविक घटनाओं से पहले की जा सकती है, तो दोनों सही है। ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं फिर सीसी में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो केवल 1 सही है। जिसमें लिखा है कि जैसे ही आपातकाल की घोषणा की जाती है केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 2463 द्वारा राज्य सूची के संबंध में लगाई गई सीमाएं हटा दी जाएगी और संसद को इसके मामले पर कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है। दूसरा कथन के बारे में है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मूल संविधान में 2 महीना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, तो लेकिन बाद में इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा करके 1 महीने कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे। ये पहले भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी सही नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आपातकाल की घोषणा को केवल राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है, जबकि लोकसभा इसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित करती है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की भूमिका का प्रावधान जोड़ा गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कथन 2 भी गलत था, क्यों गलत था, तो ये देख लेते हैं। क्योंकि अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सही वाले पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने के भीतर प्रावधान हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय लेन देन को कम या रद्द कर सकते हैं और ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक मौजूद रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा था फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। कौन से कथन सही है, तो इसमें सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी, जिसमें पहला 4 सही है, बाकी वो दोनों गलत है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। बाकी ये तीनों गलत था, अभी गलत था तो उसको सही में करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला में है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से लेकर किसी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं जारी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 20-21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में 358 में है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो और भी जितने भी और मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 359 के तहत वो सब निलंबित होते हैं। और कौन सा निलंबित नहीं होता है, किसी भी हाल में 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होता, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। आपातकाल के दौरान बनाया गया कोई भी कानून जो अनुच्छेद 19 के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है उसे कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि आपातकाल के साथ कानून प्रभावी होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी गणराज्य के वाइमर से। ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और कहाँ तक इसका किया गया है, तो आपातकाल के प्रावधानों को संविधान के भाग कितने में, तो भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत गठित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, भाग भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी आर्टिकल नहीं पूछेगा, अनुच्छेद नहीं पूछेगा, तो भाग पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 355 कहता है। ठीक है, 355 में भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। यह प्रावधान संविधान में निहित संरक्षण के कर्तव्य के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 237 में क्या है, तो राज्यपाल को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधानों को किसी भी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर लागू करने का अधिकार है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने को संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 365 यदि राज्य संघ द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशन का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो कितना में, तो 365 में, 356 में भी है, 365 में भी राज्य के बारे में है उल्लिखित है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन, तो सी गलत है, जिसमें तीसरा गलत है, बाकी वो दोनों सही है। तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। तो ये दोनों सही था और तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तीसरा गलत था। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, वो कौन सा है, तो 1962 भारत और चीन के युद्ध, 1971 में भारत पाक के युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के लिए लिया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। तो कौन सा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 19 को ही रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 359 एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित कर देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 में सिर्फ अनुच्छेद 19 जाता है, 19 का निलंबित होता है। और अनुच्छेद 359 अगर लागू हुआ ना तो वो पूरा मौलिक अधिकार खत्म कर देता है, लेकिन उसमें 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में संचालित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 आंतरिक और बाहरी दोनों आपातकाल के मामले में संचालित होता है। तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे गलत कथन को चुनना है और कितनी गलत है ये पूछ रहा है, कितनी गलत है तो केवल 2 गलत है। तो सही कौन सी है, तो पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो अनुच्छेद 355 अनुसंवैधानिक आपातकाल का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल सही है। आइए डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 355 संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान करता है, जिससे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। वैधानिक आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और आपातकाल के हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल की अवधि तक इसे बढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त है, तो कौन कौन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्या पूछ रहा है कौन है, तो इसका आंसर होगा केवल एक, जिसमें यहाँ लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ दल को भारी हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का सहारा ले सकता है। शेष बिंदु राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए योग्य नहीं है। वे सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है और एक एस.आर. बोमई के मामले में न्यायालय की मंजूरी प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगे हमारे देश में फ्रेंड्स, जो अच्छी बात है। तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो कितने सही कथन है, तो इसका केवल 2 कथन सही हैं, जिसमें पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन रिपीट करता है आई थिंक फ्रेंड्स। नहीं तो फिर क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है, तो वह अनुच्छेद 360 के तहत घोषणा द्वारा इस आशय को घोषणा कर दे सकता है। तो वो सही है। और दूसरा भी सही है क्योंकि संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को सभी या किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते में कटौती के बारे में निर्देशन देने तक विस्तारित होगी। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार लगा है, तो गलत है फ्रेंड्स। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और उसकी संतुष्टि न्यायालय समीक्षा से परे नहीं है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को निम्नलिखित के बारे में निर्देशन देने तक विस्तारित होती है। सभी या किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते में कटौती, सभी धन विधेयक, अन्य विधेयकों का आरक्षण। वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण 1991 में स्थिरता उत्पन्न हुई थी, लेकिन घोषित नहीं हुआ। तो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि यह अनुच्छेद कमोबेश 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम के पैटर्न पे अनुसरण करता है। उपयुक्त में से किसके लिए का प्रावधान किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र पूर्णतः राज्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, इसलिए यह राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर ने आश्वासन दिया था कि यह अनुच्छेद भारत के संविधान में एक मृत पत्र बना रहेगा, लेकिन इसका बहुत बार दुरुपयोग किया गया है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में शामिल है, तो इसका आंसर है 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके लिए ज़्यादा बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन। तो भारत में राष्ट्रपति शासन का उपयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र के किसी वास्तविक विफलता के बजाय राजनीतिक विचारों के लिए बहुत बार किया गया है। कई मामले में अनुच्छेद का कार्यान्वयन गलत तरीके से किया जाता है, जहां बहुमत वाली सरकारों को राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति का समर्थन वापस लेने आदि के आधार पर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। तो इसमें पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट लिखित रूप से उसे सिफारिश न करे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहले ही इसमें से पहले एक दूसरे क्वेश्चन में देख लिए थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और भारत के संविधान आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के मंत्री उन्हें लिखित रूप से सिफारिश न करें। इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था और भारत के राष्ट्रपति को किसी भी समय आपातकाल के निरस्त की घोषणा जारी करनी चाहिए जब लोकसभा घोषणा अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित करती है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई तो इसकी घोषणा इसकी घोषणा के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही है। तो इसका आंसर है केवल एक। उसमें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय की गई बाद की घोषणा द्वारा वित्तीय आपात निरस्त हो जाता है और इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है और बार संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। तो वित्तीय आपात के लिए ऐसा है फ्रेंड्स, लेकिन और जो दोनों आपातकाल है उसके लिए अनुमोदन जरूरी है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 है। राज्य की विधानसभा का विघटन और राज्य में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। ठीक है। राज्य यहाँ पे है राज्य विधानसभा का विघटन, उन्हें सिर्फ निलंबित भी किया जा सकता है। राज्य में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी राष्ट्रपति शासन के तहत की जाती है क्योंकि वे निकाय की पहली पंक्ति होते हैं जो राज्य में अस्थिरता की जिम्मेदारी रखती है। स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होता है क्योंकि वे अस्थिरता में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन इसमें सी होगा। 2 और 3 जो सही है वो देख लेते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है और लेकिन हर 6 महीने में संसद की नियमित मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये चीज़ जो ये 90 डेज प्लानर है ना, उसको आप एक रिवीजन के तौर पे रखिए क्योंकि आप बुक पढ़ चुके होंगे, आप बहुत बार बुक पढ़े होंगे, आप टेस्ट भी लगाए होंगे। तो ये जो रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपको एग्जाम में कैसे भी किस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको क्लिक करके अच्छे से आप आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, और ये तो हम लोग देख लिए थे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती के निर्देशन जारी कर सकता है, तो वो ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। आंसर हो गया इसका बी 1, 3 और 4, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पूरे भारत में मात्र 6 ऐसे स्टेट है जिसमें विधान परिषद है, तो इस तरीके से इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं क्योंकि ये और बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा अगर करेंगे तो बहुत ये हो जाएगा, 1-2 घंटे के बन जाएंगे तो थोड़ी सी बोरियत हो जाएगी। तो इस वीडियो को बस यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो तीनों बचा हुआ है वो कर लेंगे। तो डे नंबर 64 जो पॉलिटी का डे नंबर 4 था, उसको 2 भागों में विभाजित करके लिखते हैं फ्रेंड्स, बनाते हैं वीडियो। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि मैम थोड़े समय की, मतलब आधे या 1 घंटे का ही वीडियो बनाइए, बहुत लंबा हो जाता है तो मैं नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मैं इसको छोटे वीडियो में बना दूंगी। ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। थैंक यू।